भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम सीए फाइनल में 2025 के लिए एक और चैप्टर का रिवीजन आपके समक्ष लेके आए हैं। तो इस चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। तो चलिए यार शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का जो रिवीजन है वो हम मॉड्यूल से करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस हैं और आपको एक मॉड्यूल का रंग भी मिल जाएगा कि आखिरकार मॉड्यूल में नंबर ऑफ पेजेस इतने ज्यादा क्यों रहते हैं। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम आईजीएसटी एक्ट यूज करेंगे। ठीक है, पूरे जीएसटी में आपको सीजीएसटी एक्ट 2017 लिखने की आदत होती है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप आईजीएसटी एक्ट 2017 को यूज करेंगे। यहां पे आप एग्जाम में सीजीएसटी एक्ट नहीं लिख के आएंगे। ठीक है सर, इसका कोई लॉजिक है? हाँ भाई, हर चीज का लॉजिक होता है। तो देखो ना यार, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ये बताता है कि आखिरकार जीएसटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को बनाने को दे देते फॉर सपोज करो, तो फिर क्या होता, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच आपस में बहुत झगड़ा हो जाता। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट बोलती यार हमारा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बने, दूसरी बोलती हमारा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बने, तो ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई के बीच भिड़ंत हो जाती। ठीक है, तो इसलिए इसके नियम, कायदे, कानून कौन बनाएगा सर? आईजीएसटी एक्ट 2017 में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसके नियम, कायदे, कानून बनाएगा। चलो, सबसे पहले ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन, इसको आप बिल्कुल काटा मारो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तो सर मेन चीज पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब देखो, इन्होंने एक बहुत सिंपल चीज बताई है कि यार प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ने से पहले प्लेस ऑफ सप्लाई में B2B ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग निकलता है और B2C ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग निकलता है। देखो, B2B ट्रांजैक्शंस रहते हैं ना, उसमें जो बिजनेस है वो आईटीसी लेगा, तो जनरली उस केसेस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बट राजा, जो B2C केसेस है, तो B2C में कंज्यूमर हमारा आईटीसी नहीं लेता है, तो फिर वहां पे हम कुछ और नियम, कायदे, कानून लगाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है, तो इतनी सी बात है। चलो, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ सप्लाई। देखो, पूरे चैप्टर में बस आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी, एक तो लॉस और एक पॉस। अगर लॉस और पॉस आपका सेम स्टेट में, तो लॉस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, और पॉस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, तो फिर उस ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अगर लॉस और पॉस डिफरेंट स्टेट में, तो फिर आपका उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आईजीएसटी लगता है। और अगर लॉस और पॉस सेम यूनियन टेरिटरी में, तो फिर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका लगता है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब स्टेट में है ना, एक चीज याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते। 3 स्टेट्स को डीम्ड स्टेट्स का दर्जा दिया, मतलब है तो वो यूनियन टेरिटरी सोशल साइंस के हिसाब से, पर जीएसटी वालों ने उसे डीम्ड स्टेट कहा है। एक है हमारा दिल्ली, फिर है हमारा पुडुचेरी, और तीसरा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 3 स्टेट्स है ना, इनको डीम्ड स्टेट बोला जाता है। अब इनको डीम्ड स्टेट बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही साफ है कि सर अगर दिल्ली और दिल्ली में भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं। आपको बताना है कि कौन सी 5 यूनियन टेरिटरी है
जिसके ऊपर CGST और SGST नहीं लगता है, जिसके ऊपर CGST और UTGST लगता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया आपको। अब बहुत बार क्या रहता है ना, ये प्लेस ऑफ सप्लाई में जैसे B2B ट्रांजैक्शन होते हैं तो लॉ मेकर ने बहुत बार लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी लिखा हुआ है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन दोनों की डेफिनेशन एज इट इज सेम है, बस वो सप्लायर के एंगल से बात कर रहे हैं और वो रेसिपिएंट के एंगल से बात कर रहे हैं। तो सर एक बार बताओ ना, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है? तो आ जाओ भाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर देखो, सबसे पहले लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देख लेते हैं, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्लियर है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑटोमेटिकली क्लियर है। तो सप्लाई रिसीव्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। सपोज करो हमने महाराष्ट्र, एक बिजनेस हाउस है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर महाराष्ट्र का है, हमने उसको सर्विसेज दी। तो अब आप एक बात बताओ कि बिजनेस हाउस महाराष्ट्र का है, तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर भी महाराष्ट्र का है, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या बन गया? महाराष्ट्र। दूसरा, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है बट आप कहीं ना कहीं से तो धंधा कर रहे हो, दैट इज फिक्स एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर। तो जहां पे आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है बस वही हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सर हमारे तो एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है तो वो जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, जो मोस्ट कनेक्टेड होगा, वो हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपको कोई भी प्लेस नहीं मिल रही है तो जो रेसिपिएंट का घर है तो वो बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस, वो बन जाएगा हमारा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ये फंबल इसलिए हुआ क्योंकि इस चैप्टर में मुझे बार बार लोकेशन ऑफ सप्लायर कम बोलना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ज्यादा बोलना है। सर लोकेशन ऑफ सप्लायर एज इट इज सेम। अब आप देखो, सेम टू सेम वही बात लिखी हुई है, एज इट इज सेम बात लिखी हुई है कहां पे? लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, आगे डेफिनेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जैसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आएगी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डेफिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम चैप्टर को ढंग से शुरू करेंगे। इस चैप्टर में टोटल आपको 5 सेक्शन पढ़ने, सेक्शन 10, 11, 12, 13 और सेक्शन नंबर 40। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एग्जाम में आता ही आता है, इसमें आप स्कोर 100% फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले सेक्शन नंबर 10। अब देखो सेक्शन नंबर 10 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो गुड्स के ऊपर सेक्शन नंबर 10 लगता है। ठीक है सर, अच्छा इंपोर्ट को हटा देना, क्योंकि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो फिर उसके ऊपर सेक्शन नंबर 10 नहीं लगता, उसके ऊपर आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 लगता है। तो सर सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? तो सबसे पहले आ जाओ सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो 10(1) बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो सपोज करो हमारा गुड्स महाराष्ट्र से जा रहा है एमपी के इंदौर में, तो जो हमारी गाड़ी है वो जा रही है महाराष्ट्र से कहां पे? एमपी में जा रही है, एमपी के इंदौर शहर में गाड़ी जा रही है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो जहां पे हमारी गाड़ी रुकेगी फॉर डिलीवरी, तो कहीं ना कहीं तो गाड़ी रुकेगी ना, वो ट्रक को खाली करना पड़ेगा, तो हमारी गाड़ी जब इंदौर में रुकेगी फॉर फाइनल डिलीवरी, बस वही बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखो 10(1) ये बोलता है कि जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है, अच्छा मूवमेंट ऑफ गुड्स या तो सप्लायर कराएगा, या तो रेसिपिएंट कराएगा, या कोई एनी अदर पर्सन, तो आइदर सप्लायर और रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। तो सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जहां पे हमारा जो ट्रक है वो टर्मिनेट हुई, जहां पे ट्रक का जो डेस्टिनेशन है वो खत्म हुआ फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट, वही बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 10(1) के ऊपर। अब 10(1) पढ़ने से पहले मैं आपको ये मॉडल समझाऊंगा, फिर 10(1) में क्या लिखा हुआ है वो बात करेंगे। तो 10(1) बात करता है बिल्ड टू शिप टू मॉडल की। अब सर ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल आखिरकार क्या होता है? बहुत ही सिंपल, ध्यान से समझना। सपोज करो यहां पे हैं साहिल सर और यहां पे है राहुल और यहां पे है
समीक्षा, ठीक है। ये राहुल और समीक्षा हमारी क्लास के स्टूडेंट है, इसलिए मैंने नाम ले लिया। अब क्या है ना, समीक्षा ने एक ऑर्डर दिया राहुल को। राहुल के पास वो आइटम था नहीं जो समीक्षा को चाहिए था। तो राहुल ने मुझे फोन लगाया, बोले साहिल सर आपके पास ये आइटम अवेलेबल है क्या? तो मैंने बोला हाँ यार मेरे पास तो आइटम अवेलेबल है। तो राहुल ने बोला सर आप एक काम करो, आप डायरेक्टली ये आइटम समीक्षा के यहां पे पहुंचा दो। मैंने बोला ठीक है यार, मैं डायरेक्टली आइटम कहां पहुंचा देता हूं? समीक्षा के यहां पे, पर बिल मेरे नाम पे देना। ठीक है, मतलब मैंने जो बिल बनाया वो तो राहुल के नाम पे बनाया, पर जो मैंने शिप करा, जो मेरा सामान गया, वो कहां गया? समीक्षा के पास। इसी मॉडल को बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, कि बिलिंग किसी और को हो रही है और शिपिंग किसी और को हो रही है। अब सर एक बात बताओ, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? ठीक है, सपोज करो मैं रहने वाला हूं महाराष्ट्र का, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हमें मालूम है क्या? महाराष्ट्र। राहुल भी रहने वाला है महाराष्ट्र का और समीक्षा रहने वाली है एमपी की। अब डाउट यह आएगा कि सर अगर हम 10(1)(a लगाएं तो 10(1)(a तो बोलता है कि भैया एमपी होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, बट यहां पे लॉ मेकर बोलता है 10(1)(a नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा 10(1)(b। और 10(1)(b स्पेसिफिकली बोलता है कि ये जो बिल टू शिप टू मॉडल है ना, यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा हमारे राहुल की लोकेशन, क्योंकि राहुल के कहने पर ही गुड्स दूसरी जगह पे शिप हुए। तो यहाँ पे जो राहुल की लोकेशन है डेट इज महाराष्ट्र, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक और डाउट आता है, सर यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन है, किसके बीच में? राहुल और समीक्षा के बीच में। तो ये जो एक और ट्रांजैक्शन है ना राहुल और समीक्षा के बीच में, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो भाई राजा इसमें 10(1)(a लगेगा, क्योंकि यहां पे तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। और 10(1)(a अभी आपने समझा था 2 मिनट पहले कि जहां पे हमारा गुड्स टर्मिनेट हो रहा है, तो कहां पे टर्मिनेट हो रहा है भैया? एमपी में टर्मिनेट हो रहा है, तो वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी। तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन, एक तो साहिल सर और राहुल के बीच में, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया महाराष्ट्र, और एक राहुल और समीक्षा के बीच में, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया हमारा एमपी। तो बस यही है, देखो 10(1)(b वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है हमारे केस में, वो थर्ड पर्सन कौन था? राहुल, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज। और फिर बाय द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इट शेल बी डीम्ड दैट थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। देखो यार, आपको ये वर्ड्स तो एग्जाम में चिपकाने पड़ेंगे, समझना बहुत ईजी होता है, एग्जाम में वर्ड्स में ढालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्पेसिफिकली मॉड्यूल से पढ़ाने का सोचा है। इसलिए मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको लफ्जों के साथ तो खेलना पड़ेगा। जनरल लैंग्वेज के नंबर तो कटते हैं, तो स्पेसिफिक ICAI को स्पेसिफिक लैंग्वेज ही चाहिए रहती है, तो आप स्पेसिफिक लैंग्वेज लिख के आए। चलो आगे, ये आया समझ में? बहुत सिंपल। सी वाला बहुत ही सिंपल, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा। सर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं और मुझे आपका दिल्ली वाला घर बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो दिल्ली वाला घर मुझे आपका पसंद आया, इसमें मैंने आपको बोला एक काम करो कि घर भी दे दो और घर के साथ साथ फर्नीचर भी दे दो। तो आपने बोला ठीक है सर। तो ये जो फर्नीचर है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो फर्नीचर का प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, बताओ क्या? गुड्स का मूवमेंट हुआ है क्या? फर्नीचर का मूवमेंट हुआ है। तो फर्नीचर का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, फर्नीचर कहाँ रखा हुआ है? फर्नीचर रखा हुआ है दिल्ली में, तो बस हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दिल्ली। तो जहां पे गुड्स लोकेटेड है बस वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर 10(1) CA। सर CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या? नहीं भाई, 10(1) CA अलग है, और CA मतलब वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं CA के। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो 10(1) CA ना नया सेक्शन, अब तो पुराना हो गया। 10(1) CA बात बोलता है कि अगर आपने गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए, ठीक है, तो ना तो हम 10(1)(a लगाएंगे और ना ही हम 10(1) C लगाएंगे, और ये नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज के साथ। सर एक बात बताओ, क्या बिल टू शिप टू मॉडल में भी नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज लगेगा? नहीं,
बिल टू शिप टू में तो स्पेसिफिकली बिल टू शिप टू ही लगेगा, फिर आप भले रजिस्टर्ड को दें अनरजिस्टर्ड को दें, उससे कोई लेना देना नहीं है। 10(1) ये सिंपल बात बोलता है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड को बेचा है तो ना तो आप 10(1) लगाओगे ना तो आप 10(1) लगाओगे, आप स्पेसिफिकली 10(1) लगाओगे। अब ये आया क्यों? बहुत बार है ना, इतने सारे ट्रांजैक्शंस रहते थे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि आखिरकार डिलीवरी कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है और गुड्स का लोकेशन क्या है। तो 10(1) और 10(1) बहुत बार हार जाते थे, तो इन्होंने एक सिंपल सेक्शन निकाल दिया 10(1) और 10(1) इन्होंने बोला कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स दिए हैं तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मतलब है जो सामने वाले ने एड्रेस दी, बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सर जो सामने वाले ने एड्रेस दी वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या हमें सामने वाले का पूरा एड्रेस लेना है? तो फिर लॉ मेकर ने बोला नहीं, अगर आपके पास सिर्फ सामने वाले का स्टेट का भी नाम है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर हमारे पास सामने वाले का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास सामने वाले का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर। वहां पे फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। मतलब एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, और एड्रेस में सिर्फ सामने वाले का स्टेट का नाम होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 10(1) पे ना एक क्लैरिफिकेशन भी है जो मुझे अभी बताना है आपको। सर क्या है वो क्लैरिफिकेशन? बस हाँ, अब देखो यार, बहुत बार क्या होता है ना, ये स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के केस में ज्यादा होता है। अब देखो समझना, बहुत मजा आएगा आपको। सपोज करो हमारा यहां पे है मुन्ना, और मुन्ना को मुन्नी पसंद है। वाह, मुन्ना हमारा एमपी में रहता है और मुन्नी हमारी महाराष्ट्र में रहती है। अब मुन्ना ने अमेजॉन से मुन्नी के लिए आईफोन ऑर्डर करा। देख रहे हो आप मुन्ना को? तो मुन्ना ने अमेजॉन से मुन्नी के लिए क्या ऑर्डर करा? आईफोन। ठीक है, और डिलीवरी एड्रेस मुन्ना ने मुन्नी की डाली। ठीक है सर, तो डिलीवरी एड्रेस तो भैया क्या है? महाराष्ट्र, पर बिलिंग एड्रेस मुन्ना ने एमपी की डाली। अब सर एक बात बताओ, ये बिल टू शिप टू मॉडल जैसा लग रहा है, बट वैसा है नहीं, क्योंकि बिल टू शिप टू में ना 2 बिल बनते। अब यहाँ पे मुन्ना कोई अलग से मुन्नी को बिल बना के थोड़ी देगा, ये तो प्यार का रिश्ता है। तो ऐसा अमेजॉन और ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में होता है। अब डाउट ये आया, 10(1) तो बोलता है कि भैया एड्रेस लो। अब एड्रेस तो हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 एड्रेस अवेलेबल है, बिलिंग एड्रेस भी अवेलेबल है और डिलीवरी एड्रेस भी अवेलेबल है। तो आखिरकार हम कौन सा एड्रेस लें? बिलिंग एड्रेस लें या डिलीवरी एड्रेस लें? तो फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि हमको बिलिंग एड्रेस नहीं लेना, हमको पता है कौन सा एड्रेस लेना है, हमको लेना है राजा डिलीवरी एड्रेस। तो ऐसा बोला गया कि अगर आपके पास 2 एड्रेस है, बिलिंग भी है और डिलीवरी भी है, तो बिलिंग को छोड़ो, कौन सा एड्रेस ले लो आप? डिलीवरी एड्रेस ले लो। देखो यही लिखा हुआ है, मिस्टर ए एक्स लोकेटेड इन एक्स स्टेट प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन विच इज टू बी डिलीवर्ड इन वाई स्टेट। तो यहाँ पे देखो, एज पर सेक्शन 10(1) प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट इज स्टेट वाई, और स्टेट वाई बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे एक और चीज इन्होंने कही है कि सप्लायर भाई आप चाहो तो सिर्फ डिलीवरी एड्रेस इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है। चलो 10(1) भी हो गया। उसके बाद
10(1)D तो बच्चों जैसा सेक्शन है। 10(1)D बात करता है असेंबली इंस्टॉलेशन की। आप ही थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर असेंबली और इंस्टॉलेशन का मामला है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर जहां पे असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रही है वही बनेगा। सपोज करो मैं मशीन लगाने वाला हूं और आपकी जो फैक्ट्री है वो है तमिलनाडु में। अब मैंने मशीन का जो असेंबली इंस्टॉलेशन करा वो तमिलनाडु में करा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा तमिलनाडु बन जाएगा। ये हो गया 10(1)D खत्म। उसके बाद 10(1)E बात करता है चनाचोर गरम, ताला, चाबी, चेन, 10 रुपए के पॉपकॉर्न। ये ऐसा सब आपने सुना है, कहाँ पे सुना है? ट्रेन में सुना होगा ना। तो जब आप ट्रेन से जाते हो तो वहां पे ये खाने पीने के आइटम्स तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लेते ही हो। वो ब्रेड, कटलेट, आमलेट, ये सब चीजें तो चलती रहती। अब डाउट ये आया कि भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, क्योंकि आपको खाना कहीं और मिल रहा है, जो खाना चढ़ाने वाला है वो कहीं और से चढ़ता है, उतरता कहीं और है। आपको खाना जहां मिला वहां पे खाते नहीं हो, आप कहीं और खाते हो। तो डाउट तो बहुत जेन्यून है। तो इन्होंने बोला यार, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, प्लेस ऑफ सप्लाई इसका बन जाएगा जहां पे गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो जहां पे गुड्स को ऑन बोर्ड चढ़ाया गया वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि रेसिपिएंट ने कब कंज्यूम करा। ठीक है, उसके बाद 10(2) बोलता है अगर गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है तो फिर हम रूल्स की मदद लेंगे। ठीक है, और ऐसे कोई रूल्स इसके ऊपर अभी तक बने नहीं है। ठीक है सर, ये फिर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको घर पे ही पढ़ना है। सर बता दो ना। अरे ये देखो, महाराष्ट्र ने सेल्स एंड रेफ्रिजरेटर ऑफ पुणे महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट पुणे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा क्या? पुणे। ठीक है, उसके बाद ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। फिर भी ये देख लो, एक्स एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन यूपी हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ नोएडा एट नोएडा, आस्क वाई एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद। अब देखो जब भी ऐसा है ना बिल्ड टू शिप टू, आप तो डायग्राम बना दिया करो। एक यहाँ पे कौन है? वाई एंड कंपनी टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन टू बायर जेड एंड कंपनी, और बिलिंग किसको होगी भैया? एक्स एंड कंपनी। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन वाई और जेड के बीच में, एक ट्रांजैक्शन एक्स और जेड के बीच में। तो जो ट्रांजैक्शन वाई और एक्स के बीच में, उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो एक्स की लोकेशन निकलेगी। तो एक्स की लोकेशन क्या है भैया? उत्तर प्रदेश। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा? यूपी। पर जो एक्स और जेड का ट्रांजैक्शन है उधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? तो जो जहां पे जेड इन्वॉल्व है, तो जेड 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 हमारा जयपुर राजस्थान में, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। देखो भैया, यही बोला क्या इन्होंने? तो दो सप्लाई है, एक तो एक्स और जेड के बीच में और एक वाई और एक्स के बीच में। देखो डायग्राम से कितना आसान हो गया। फॉर्मर सप्लाई इज कवर्ड बाय 10(1)A, तो फॉर्मर सप्लाई मतलब एक्स और जेड के बीच में, और y और x के बीच वाली जो सप्लाई है वो 10(1)B के हिसाब से कवर्ड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा हमारा क्या? एक तो निकल जाएगा हमारा यूपी, है ना। एक्स एंड कंपनी क्या है हमारा? एक्स एंड कंपनी, हाँ जो भी एक्स एंड कंपनी हैविंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट नोएडा, हाँ तो पीपीओबी जो भी उसका रजिस्टर्ड यूपी में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नोएडा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो गया? हमारा नोएडा। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, क्यों ही घबराना है। फिर सर नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये देख लो, ये बहुत ही सिंपल, एक एग्जांपल इसका देख लेते। एक्जेट लिमिटेड opens a new branch office at Gurugram, Haryana. It purchases a building for office from KTS Builders. It also enters into a separate contract with KTS Builder for purchase of pre-installed office furniture in the building. तो अब यही डाउट आया कि मुझे एक बात बताओ कि सर ऑफिस फर्नीचर और फिक्सचर्स के ऊपर क्या निकलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो भैया ऑफिस फर्नीचर और फिक्सचर्स लोकेटेड कहाँ पे? ये रहा, ये गुरुग्राम हरियाणा में ही लोकेटेड है। तो जहां बिल्डिंग लोकेटेड है वहां ऑफिस फर्नीचर लोकेटेड, बस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यही हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल। 10(1)C की बात ऑलरेडी हो चुकी है। फिर 10(1)D असेंबली इंस्टॉलेशन, इसका एग्जाम्पल भी क्या ही देखोगे। हाँ ये देख लो, मिस्टर एक्स 10(1)E न्यू दिल्ली बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली, ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड by him at New Delhi in the train at Jaipur during the journey. आपने कहां पे गुड्स लिया उससे हमको लेना देना नहीं है,
गुड्स ऑन बोर्ड कहाँ पे हुए, तो गुड्स ऑन बोर्ड हुए न्यू दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा क्या, न्यू दिल्ली और जयपुर, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, सिंपल। ठीक है, चलो फिर सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बात करता है अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सर सर्विसेज का तो वो आगे 12, 13 आएगा, अभी सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो सेक्शन नंबर 11 बोलता है इंपोर्टेड के केस में इट विल ऑलवेज बी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्टेड के केस में इट विल ऑलवेज बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर, इंपोर्टेड के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्यों, जहां पे गुड्स आया वो क्यों नहीं, तो राजा इसमें ना बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे देश में जितने भी पोर्ट्स हैं वो सूरत, कांडला, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे तो मेजरली पोर्ट लोकेटेड है, तो फिर सारा जीएसटी का धन दौलत तो इन मेजर पोर्ट वाले स्टेट्स को ही मिल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर इसलिए इन्होंने कहा कि यार अपन ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे, अपन ऐसा लॉ बनाएंगे कि कहाँ इंपोर्टर रहता है, जो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है उसी को बना देंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इंपोर्टेड इनटू इंडिया क्या है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। चल ये देखो सिंपल सा एग्जांपल, एमसी प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट्स केटल्स फ्रॉम चाइना फॉर इट्स किचन स्टोर इन नोएडा। एमसी प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, इंपोर्ट करा फ्रॉम चाइना फॉर इट्स किचन स्टोर इन नोएडा उत्तर प्रदेश, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया हमारा, नोएडा उत्तर प्रदेश, यही है हमारे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, क्योंकि ये हमारा रजिस्टर्ड है हमारे यूपी में। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये देखो एमआर प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्ट स्पाइसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन, तो भैया कहाँ जा रहा है, लंदन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया हमारा लंदन। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 10 भी खत्म हो गया, सेक्शन नंबर 11 भी खत्म हो गया। अब देखो सेक्शन नंबर 12, बहुत ही सिंपल सेक्शन है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार गुड्स का तो हो गया, व्हाट अबाउट सर्विसेज, तो भाई सर्विसेज में दो सेक्शन है, एक तो सेक्शन नंबर 12 है और एक सेक्शन नंबर 13 है। अब सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है और 13 क्या बोलता है, ध्यान से समझना। 12 तब लगता है अगर सप्लायर और रेसिपेंट दोनों पार्टी अगर इंडिया में, तो फिर सेक्शन नंबर 12 लगता है। सप्लायर, रेसिपेंट दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13 लगता है। एक और चीज, अगर दोनों ही पार्टी इंडिया के बाहर है तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगता भाई, अगर दोनों इंडिया के बाहर है तो फिर किस बात का जीएसटी। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। तो अब सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों सप्लायर रेसिपेंट कहाँ के, इंडिया के। जब सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो फिर वहां पे या तो सप्लायर इंडिया के बाहर होगा या तो रेसिपेंट इंडिया के बाहर होगा, पर कोई ना कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर होगी। 90% केसेस में रेसिपेंट इंडिया के बाहर रहता है, पर कुछ कुछ केसेस में सप्लायर भी रहता है, वो तो जैसा क्वेश्चन और केस आएगा वैसा अपने को देखना पड़ेगा। चलो, तो 12 सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि 12 कब लगेगा। फिर 12 सबसेक्शन 2, अब देखो 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। 12 सबसेक्शन 2 सिंपल सी बात बोलता है कि देखो अगर आपने इतनी सारी सर्विसेज है देश में, आप मुझे बताओ बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, एडुकेशन सर्विसेज हो गया, बाल कटाने की सर्विसेज हो गई, मेकअप, ग्रूमिंग, लाखों सर्विसेज हमारे देश में। क्या लाखों सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई सरकार बना सकती है? इम्पॉसिबल। तो यार सरकार इतनी सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बना सकती, तो इसलिए सरकार ने क्या करा ना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज है उनका तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया, पर सरकार ने एक जनरल सेक्शन बनाया और सरकार ने बोला कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नहीं बना हुआ है तो आप जनरल सेक्शन को फॉलो करो और जनरल सेक्शन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल दो। ठीक है, अरे ये वैसे ही है कि सपोज करो आपकी शादी नहीं हो रही तो फिर आपको शिव भगवान को पूजना रहता है। फिर सपोज करो आपको प्रेम की कमी है
तो फिर आप कृष्ण भगवान को पूजो। सपोज करो आप जिम विम जाते हो तो फिर आप हनुमान जी को पूजो। बट एक भगवान ऐसे रहते हैं जिनको हर बार पूजा जाता है, वो है गणेश जी। कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो गणेश जी। गणेश जी जनरल भगवान, वो स्पेसिफिक भगवान कि ताकत चाहिए तो हनुमान जी को पूजो। तो वैसे ही अगर स्पेसिफिक सेक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, फॉर सपोज करो बैंकिंग सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है, तो फिर हम जनरल सेक्शन पे नहीं आएंगे, फिर हम स्पेसिफिक पे जाएंगे। पर सपोज करो कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो फिर हम किसके ऊपर आ जाएंगे? फिर हम आ जाएंगे हमारे जनरल सेक्शन के ऊपर। अब सर जनरल सेक्शन आखिरकार बोलता क्या? देखो, जनरल सेक्शन बोलता है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ठीक है सर। और अगर आपने रजिस्टर्ड को नहीं, अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दिए तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वेयर एड्रेस एग्जिस्ट, और अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलेगा? डन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड के केस में तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ सच पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है तो उसका लोकेशन हमको पता है। पर अनरजिस्टर्ड के केस में लोकेशन नहीं पता रहता, तो अगर एड्रेस पता है तो ले लो, नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, चलो आगे 12 सबसेक्शन 3। अब देखो 12 सबसेक्शन 3 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी बहुत सारी चीजें आती है, एक ही चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में थोड़ी आती है। शादी करानी है, डेस्टिनेशन वेडिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी। होटल चाहिए रेंट पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में। घर बनवाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें आती है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? तो बहुत ही सिंपल, आप होते तो लॉ में क्या लिखते? तो जो आप लिखते वही इन्होंने लिखा है कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। खत्म बात। तो कहां लगेगा सर ये? देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर अकोमोडेशन इन अ होटल, गेस्ट हाउस, इन, फिर सर शादी, सोशल फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस और एनी एंसिलरी सर्विसेज टू क्लॉज ए, बी और सी। इनके अलावा जो एंसिलरी सर्विसेज, जैसे शादी में डीजे वाले की सर्विस हो गई, केटरिंग की सर्विसेज हो गई, ये सब भी इसके अंदर ही आ जाएगा। उनका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने वो कंपोजिट वाला सप्लाई, मिक्स सप्लाई वाला चैप्टर देखा ही ना, सेक्शन नंबर 8। तो बस, तो जो अगर शादी हो रही है उसमें पूरा आपको बंडल बना के दे रहे, तो सर ऐसे ही होता है शादियों में, तो पूरा बंडल बना के देते हैं। तो फिर उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी निकलेगी। वहां पे फिर ऐसे अलग अलग नहीं करा जाएगा, शादी का अलग, डीजे का अलग, केटरिंग का अलग, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है सर प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। या तो लोकेटेड है या लोकेटेड होने वाली। सर ये क्या लोकेटेड होने वाली? देखो, सपोज करो मैंने यहां बैठे बैठे मेरे ब्रोकर को फोन लगाया और मैंने बोला यार ब्रोकर साहब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्या मुंबई में? अपने को घर खरीदना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ब्रोकर ने बोला सर अभी अपॉर्चुनिटी है तो नहीं, पर आने वाले 1-2 सालों में ये बिल्डिंग बन जाएगी, आप बोलो तो मैं टोकन अमाउंट आपसे लेके वहां पे बिडिंग कर दूं। तो मैंने बोला ठीक है यार, अपने को भी घर लेना है, तुम एक काम करो, टोकन अमाउंट लेके बिडिंग वहां पे करो। अच्छा, घर अभी बना नहीं है, घर 2 साल बाद बनने वाला है, पर मैंने टोकन दे दिया। सर घर का बनेगा मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? मुंबई। सिंपल सी बात। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होता है हमारा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और एक होता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। लॉ मेकर बहुत शान है। देखो, लॉ मेकर क्या बोलता है ना कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, बट प्रॉपर्टी कहीं बाहर लोकेटेड है। अब सपोज करना कि सप्लायर हमारा एमपी का है
और जो हमारा रेसिपेंट है वो हमारा एमपी का है। बट इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इन्होंने ऐसा बोला यार हमको जो प्रॉपर्टी है ना वो दुबई में, ठीक है, प्रॉपर्टी तो कहीं भी लोकेट हो सकती है, तो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन दुबई। अब सर 12(3) के हिसाब से तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बननी चाहिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा दुबई में, तो बनाओ प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई। अब लॉ मेकर ने बोला यार ऐसे तो अपना नुकसान हो जाएगा, तो लॉ मेकर ने ना बहुत शाणपत्ती करे और लॉ मेकर ने बोला कि अगर सप्लायर और रेसिपेंट दोनों इंडिया में तो जीएसटी लेना बड़ा आसान है। तो अगर सप्लायर और रेसिपेंट दोनों इंडिया में है और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो हम चीटिंग कर देंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बना देंगे। हम प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ना यार कितनी चीटिंग है कि सर इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। एक और चीज, अब बहुत बार क्या होता है ना, बोट वेसल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में, एक से ज्यादा एरिया में लोकेटेड रहता है। फॉर सपोज करो जैसे आपको टूर पे जाना था, तो जब आप टूर पे गए तो आपने 2 दिन आगरा का होटल बुक करा और 3 दिन दिल्ली का होटल बुक करा। एक ही होटल कंपनी जिनके आगरा में भी होटल है और दिल्ली में भी होटल है, इन्होंने आपसे 10 लाख रुपए लिए। अब डाउट ये है कि जो इसके ऊपर जीएसटी है वो कैसे क्या बाइफर्केट होगा। तो लॉ मेकर बोलता है कि यार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 6 लाख रुपए आगरा के होटल के चार्ज करें और 4 लाख रुपए दिल्ली वाले होटल के चार्ज करें, तो फिर ये 6:4 दैट इज 3:2 के रेशियो में आप बांट दो। बट अगर ऐसा कोई रेशियो नहीं है तो फिर हम नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से बांट देंगे। सर अभी आपको कैसे मालूम नंबर ऑफ नाइट्स, तो ऐसा इन्होंने रूल्स में बता के रखा हुआ है कि भैया कौन से केस में कैसे क्या आपको बांटना है, ठीक है। तो सर देखो ना ध्यान से, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन 1 स्टेट और यूटी, तो फिर द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी व्हाट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में एंटर करा वो, और इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है तो फिर सच अदर बेसिस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और सच अदर बेसिस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब हमको कहां जाना पड़ेगा, हमको राजा फिर रूल्स में जाना पड़ेगा। तो चलो सर हम थोड़े बहुत फिर रूल्स भी पढ़ लें क्या, हाँ राजा अब हमको थोड़े बहुत रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो बहुत सिंपल है, अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस, तो भैया आपको बांटना है एज पर नंबर ऑफ नाइट्स। सर मॉर्निंग से हो रही, अरे होटल में बिल नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 एरिया में आ रही है, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर हमारा खुदाई कर रहा है, तो फिर भैया 2 एरियाज में हो रहा है, एमपी भी आ रहा है महाराष्ट्र भी आ रहा है, तो भैया जितना जितना एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एमपी में करा प्रपोर्शनेट टू एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन महाराष्ट्र, तो फिर उस केस में क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद सर अकोमोडेशन बाय हाउस बोट वेसल एंड एंसिलरी सर्विसेज, तो अगर आप हाउस बोट में जा रहे हैं, ठीक है, हाउस बोट समझते हो, बहुत सही रहती है हाउस बोट, घर जैसी फीलिंग आती है और यहाँ पे भी आपको घूमी घूमी करने का मौका मिल रहा है। तो सर यहाँ पे जो हाउस बोट ने टाइम लगाया, ठीक है, तो टाइम स्पेंड बाय द बोट वेसल इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब देखो मैं तीनों एग्जांपल आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। एक होटल ने 30,000 रुपए लिए दिल्ली और आगरा में, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 2 नाइट्स इन दिल्ली एंड 1 नाइट्स इन आगरा, तो भैया रेशियो क्या बनेगा 30,000 का 2:1, तो 20,000 रुपए प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे दिल्ली के और 10,000 रुपए प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे हमारे यूपी के। उसके बाद देयर इज अ piece of land of area 20,000 square feet which is partly in state 1 12,000 square feet and partly in state 2 8,000 square feet,
बहुत बढ़िया। अब साइट प्रिपरेशन वर्क दिया है भैया, क्या रेशियो बनेगा, तो रेशियो बन जाएगा हमारा 20,000 तो 12,000:8,000 डेट इज 3:2। उसके बाद ये हाउस बोट, सर 24 घंटे अकोमोडेशन इन एन हाउस बोट, बहुत बढ़िया। अब इसमें हमको क्या लेना देना है भाई, कितना कितना टाइम आपको घुमाया, तो कितना टाइम घुमाया, केरला में घुमाया आपको कितने घंटे, 22 घंटे, और कर्नाटका में आपको घुमाया कितने घंटे, 2 घंटे। तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा हमारा 22:2, डेट इज 11:1, और फिर उसके हिसाब से हम बांट देंगे। ठीक है, सिंपल सा है भाई, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। ये हो गया हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस हो गया, और क्या। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 12 में, और एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में बच्चा घबराता है। अब तो सिंपल सिंपल है, फटाफट से सुनते जाओ। 12 सबसेक्शन 4 बात करता है रेस्टोरेंट, केटरिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज। देखो इनका आईटीसी नहीं मिलता है, 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड होता है। क्योंकि इनका आईटीसी ब्लॉक्ड होता है तो भैया लॉ मेकर ने बोला क्यों ही दिमाग लगाना, तो जहां पे ये सर्विसेज परफॉर्म होगी वही बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर सपोज करो आपकी जो नाक है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, अब आपने सोचा इसको अपने को सीधा करवाना है, और आप मुंबई में बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए तो उसने आपकी नाक को सीधा कर दिया, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, मुंबई बन जाएगा। क्योंकि कहां पे परफॉर्मेंस हुआ है, मुंबई में परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, आगे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, अब ये कंपनी वाले और जो मेरे भाई लोग आर्टिकलशिप बिग फोर से कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखो क्या होता है ना, बिग फोर में या कोई भी जब बड़ी कंपनी में आप जॉब करोगे ना, तो जैसे ही साल खत्म हो जाता है, तो साल खत्म होने के बाद आपका अप्रेजल ड्यू होता है और चेक करवाया जाता है कि भैया आपको कितना क्या बोनस दिया जाएगा, देना भी है या नहीं देना है। तो सर इस केस में कोई थर्ड पार्टी आती है जो ये रिव्यू करती है। तो और बहुत बार ट्रेनिंग एक्टिविटीज रहती है, क्योंकि सीए बनने के बाद जो कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो तो आपको लेनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में आईटीसी भी मिलता है। तो भैया बहुत ही सिंपल, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है बस वही बन जाएगा हमारा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल डिलॉइट ने साहिल सर को बुलाया, बोले एक काम करो जीएसटी की ट्रेनिंग दो। ठीक है, तो अब यहां पे एक हो गया कौन, डिलॉइट, एक हो गया हमारे साहिल सर। तो डिलॉइट ने बोला साहिल सर को, क्या बोला कि यार ट्रेनिंग दो। ठीक है सर, साहिल सर हो गए सप्लायर, डिलॉइट हो गया कौन, रेसिपेंट। अच्छा आपको ये मालूम है ना, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर और जो पैसा देवेगा वो रेसिपेंट। सर एक बात बताओ, अब आप बिल बनाओगे, हाँ मेरे पास भी जीएसटी नंबर है, और जब मैं बिल बनाऊंगा तो किसके नाम का बनाऊंगा, डिलॉइट के नाम का। सर क्या डिलॉइट रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ भाई डिलॉइट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है। सर कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो क्योंकि महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिर क्या, तो बस प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया हमारा क्या, महाराष्ट्र। अब सपोज करो साहिल सर ने यही ट्रेनिंग दी किसी दूसरी कंपनी को, सपोज करो उसका नाम है अब्बा जब्बा लिमिटेड, और ये जो अब्बा जब्बा है इसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है। अब सर एक बात बताओ, इनका तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अब मैंने बोला यार अब्बा जब्बा आपको कहाँ ट्रेनिंग देनी, तो अब्बा जब्बा ने बोला यार आप हमारे पास आ जाओ ना बैंगलोर में, हम आपका होटल अकोमोडेशन सब देख लेंगे, बस आप आ जाओ। तो मैंने ठीक है, इसका मतलब है ट्रेनिंग कहाँ देनी है भैया, बैंगलोर में देनी है। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा हमारा बैंगलोर। ठीक है, सिंपल। उसके बाद सर एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एडुकेशनल इवेंट। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, दो बातें। एक, एडमिशन टू एन इवेंट, और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट।
अब देखो ये दोनों क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो एडमिशन टू एन इवेंट तो बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत सारी इवेंट्स में जाते होंगे ना, कल्चरल इवेंट होते हैं, आर्टिस्टिक इवेंट्स रहते हैं, अपना ICAI भी तो कितने सारे इवेंट्स रखवाता है। फिर अभी दिलजीत बाजी का टूर था, अरिजीत भाई का टूर अभी चल ही रहा है, हनी सिंह चलता है, एड शेरन अभी बीच में आया था, कोल्ड प्ले का हुआ था। तो ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, एडमिशन टू एन इवेंट। अब देखो एडमिशन टू एन इवेंट के केस में बहुत ही सिंपल, लॉ मेकर ने बोला भाई यहाँ पे कोई ITC तो मिलता नहीं है, तो जहाँ पे आपका इवेंट हो रहा है बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म कहानी। उसके बाद आपको कुछ देखना ही नहीं है। तो एडमिशन के केस में ऑलवेज आपको क्या देखना है, एडमिशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे आपका क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एडमिशन तो बहुत छोटी चीज है, एडमिशन से बड़ा पता है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। सर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट क्या होता है? राजा एक इवेंट को कराने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, साउंड मैनेजमेंट की टीम चाहिए, फिर कहाँ पे इवेंट होगा वो चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहिए, फिर टिकट बिकवानी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट हाउसेस चाहिए, फिर जो गाना गाने आएगा उसके साथ अपना कुछ तालमेल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ये सारी चीजें रहती है। तो बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज मार्केट में है जिनका काम ही क्या है, लोगों के इवेंट्स को मैनेज करना। अब देखो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जब सर्विसेज देती है तो वो दो जनों को दे सकती है, एक तो रजिस्टर्ड इंसान को और एक अनरजिस्टर्ड इंसान को। अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इंसान को सर्विसेज दे रही है तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इवेंट चाहे स्वर्ग में हो नर्क में हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दे रही है तो उस केस में जहां पे इवेंट हो रहा है, जैसे फॉर सपोज करो इवेंट हो रहा है हमारा मुंबई में, तो सपोज करो इवेंट हो रहा है हमारा मुंबई में, तो जब मुंबई में इवेंट हो रहा है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो हो जाएगा हमारा मुंबई। फिर अगर सर यहां पे भी इन्होंने बहुत बड़ी चीटिंग करी, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो ये वापस से अपनी वाली पे आ गए कि इफ इवेंट इज कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, तो फिर हम वापस से पता है क्या बना देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। कितने शाणे लोग हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है दो बातें, एडमिशन में तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जहां पे आपका इवेंट हो रहा है, जहां पे वो जो पार्क है वो लोकेटेड है, बस वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट की बात चल रही है और इवेंट मैनेजमेंट के साथ जो एंसिलरी सर्विसेज है उसकी बात चल रही है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, बट अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है। एंड इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हेल्ड हो रहा है तो फिर वापस से हम आ गए अपनी चीटिंग पे और फिर बोलेंगे हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, अब एक और चीज सुनो सर, अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में हेल्ड हो रहा है और एक ही कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सच अदर बेसिस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो अदर बेसिस क्या प्रिस्क्राइब करा है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ, अपन इसके ऊपर है ना थोड़े से एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक तो ये एडमिशन टू एन इवेंट बहुत ही सिंपल, मिस्टर ए रेसिडेंट इन गाजियाबाद बाइस अ टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज्ड एट गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड इन न्यू दिल्ली। भैया कहाँ पे हो रहा है इवेंट? इवेंट हो रहा है हमारा गुरुग्राम हरियाणा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया गुरुग्राम और हरियाणा। फिर मिस्टर बी ऑफ न्यू दिल्ली बाइस अ टिकट फॉर अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया नोएडा उत्तर प्रदेश, खत्म बात। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, मेगा इवेंट्स, an event management company at New Delhi organizes an award function for Shah Diamond Merchants of Ahmedabad.
रजिस्टर्ड इन गुजरात। अभी 2 मिनट रुको, पहले मुझे एक बात बताओ कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेगा इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन हो रहा है डायमंड मर्चेंट्स का, रजिस्टर्ड इन गुजरात, मतलब सर B2B ट्रांजैक्शन है, और B2B है तो आपको ये देखना ही नहीं है कि आखिरकार इवेंट कहाँ हो रहा है, बस आपको देखना है कहाँ रजिस्टर्ड है सामने वाला, गुजरात, तो गुजरात रजिस्टर्ड है, तो बस हो गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, गुजरात। सिंपल, दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। सर मेगा इवेंट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेस एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह रजिस्टर्ड इन गुजरात। भाई रजिस्टर्ड इन गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इवेंट कहाँ पे हो रहा है। ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स इज हायर्ड बाय मिस्टर रमेश। अब देखो मजा आएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई मिस्टर रमेश इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, मिस्टर रमेश इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है सर। टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज वेडिंग एट न्यू दिल्ली। भैया अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे वेडिंग हो रही है, तो वेडिंग कहां पे हो रही है, न्यू दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया न्यू दिल्ली। अच्छा अब सपोज करो वेडिंग न्यू दिल्ली की जगह पे सपोज करो दुबई में हो रही हो, तो भैया अब इन्होंने शाणपत्ती करी, अब इन्होंने बोला भाई मिस्टर रमेश तुम कहाँ के रहने वाले हो, हैदराबाद के रहने वाले हो, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए क्या बन जाएगी, हैदराबाद बन जाएगी। सिंपल, ये देखो इवेंट आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज हैदराबाद, क्लियर है। फिर इवेंट हेल्ड मोर देन 1 स्टेट, तो ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया, अगर मोर देन 1 स्टेट है तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आपको गैप के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो हमको गैप बोलेंगे उस रेशियो में आप बांट देना, ठीक है। तो देखो फॉर सपोज करो, ये तो बहुत ही सिंपल है, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेस इवेंट इन S1 एंड S2 और एक 10 लाख रुपए का अमाउंट चार्ज करा है और गैप के हिसाब से 3:2 में बट रहा है S1 और S2, तो भैया गैप के हिसाब से बांट दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कैसे तो बांटना पड़ेगा, बस हो गया। अरे वाह, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर 12.8 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बहुत ही सिंपल भाई, जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात होगी, मेल से हो कुरियर से हो, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ सच पर्सन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो जहां पे आपने गुड्स हैंड ओवर करे, सपोज करो मुझे गुड्स पहुंचाने हैं मुंबई, ट्रांसपोर्ट वाला भैया आया, मैंने उसको गुड्स दिए और गुड्स गए भले मुंबई में, पर मैंने कहां पे हैंड ओवर करे, तो मैंने हैंड ओवर करे इंदौर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा इंदौर MP, ठीक है। बस इतनी सी बात है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या ध्यान रखोगे कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट उस केसेस में रहता है जहां पे ITC सामने वाला क्लेम कर सकता है, तो वैसे ही आप ध्यान रख सकते हो इस चैप्टर को, ठीक है। चलो तो 12 सबसेक्शन 9, अब देखो 12 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर भैया रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, सोचना ही नहीं, बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो भैया जहां से हमारा पैसेंजर चढ़ा, तो वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। अब डाउट ये आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि सर सपोज करो आपकी फ्लाइट है इंदौर से लेकर मुंबई, तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैं कहां से चढ़ा, मैं इंदौर से चढ़ा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया मेरा इंदौर, ठीक है। ये कंटिन्यूअस जर्नी क्या होता है, अब देखो ध्यान से समझना, व्हाट डू मीन बाय टर्म कंटिन्यूअस जर्नी। सपोज करो मेरी जो फ्लाइट है वो इंदौर से मुंबई, बीच में अहमदाबाद में हॉल्ट है, और ये जो अहमदाबाद में हॉल्ट है यहाँ पे फ्लाइट चेंज हो रही है, होता है ना बहुत बार, ट्रेन चेंज हो जाती है तो फ्लाइट्स भी चेंज होती है। अब यहाँ पे एक तो इंदौर टू अहमदाबाद और दूसरा अहमदाबाद टू मुंबई। अब डाउट ये है कि मैं इसको एक जर्नी मानूं कि मैं इसको 2 जर्नी मानूं, तो लॉ मेकर बोलता है कि भाई ये कोई कंटिन्यूअस जर्नी नहीं है, क्योंकि यहां पे बीच में हॉल्ट आया और हॉल्ट की वजह से आपकी फ्लाइट चेंज भी हुई है, तो इसको हम एक जर्नी नहीं मानेंगे, इसको हम 2 जर्नी मानेंगे। और 2 जर्नी कैसा, एक तो इंदौर से अहमदाबाद और दूसरा अहमदाबाद से मुंबई।
और दो जर्नी में दो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। इंदौर से अहमदाबाद का प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा इंदौर, और अहमदाबाद से मुंबई का प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा क्या, अहमदाबाद। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सर ये कंटिन्यूअस जर्नी की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको शुरू में बोला था ना, मैंने कुछ डेफिनेशन आपको बतानी है। उस कुछ डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन जो है वो पता है किसकी है? कंटिन्यूअस जर्नी। बहुत शानदार डेफिनेशन। कंटिन्यूअस जर्नी मतलब जर्नी फॉर विच सिंगल और मोर देन वन टिकट और इनवॉइस इज इशूड एट द सेम टाइम। या तो एक टिकट है या एक से ज्यादा टिकट है, आइदर बाय अ सिंगल सप्लायर और थ्रू एन एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मोर देन वन सप्लायर। ये तो भैया सब टाइम पास है, ये इंपॉर्टेंट। एंड विच इन्वॉल्व्स नो स्टॉप ओवर। इसका मतलब क्या है? तो नीचे इन्होंने समझाया है कि भैया स्टॉप ओवर मतलब क्या? स्टॉप ओवर मतलब प्लेस वेयर द पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क मतलब उतर के दूसरी कन्वेंस पे जा सकता है, आइदर टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वेंस और ब्रेक हिज जर्नी फॉर अ सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू रिज्यूम एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत स्पेसिफिक कह रहे हैं ये लोग। और क्या कह रहे हैं स्पेसिफिक? कि सर अगर नो स्टॉप ओवर मतलब अगर स्टॉप ओवर है तो फिर कंटिन्यूअस जर्नी नहीं माना जाएगा। कितनी जर्नी मानी जाएगी? दो जर्नी मानी जाएगी। आई बात समझ में? आपको बस ये स्टॉप ओवर से ही ध्यान रखना है। अब सर स्टॉप ओवर में आप भले दूसरे कन्वेंस में जाओ या आप भले दूसरे कन्वेंस में नहीं जा रहे हो, आपकी जर्नी क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। वो भले 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्रेक हो रही है, पर फिर भी हम उसको एक जर्नी नहीं मानेंगे। कितनी जर्नी मानेंगे? दो ही जर्नी माना जाएगा। ठीक है सर, व्हाट अबाउट रिटर्न जर्नी? राजा रिटर्न जर्नी को तो अलग जर्नी ही मानेंगे। तो सपोज करो जब मैं इंदौर से मुंबई गया, मुंबई से इंदौर आया, तो एक जर्नी थोड़ी, ये तो कितनी जर्नी है? ये दो जर्नी है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे कंटिन्यूअस जर्नी की, पर आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो सर बढ़े आगे। चलो अच्छा, एक और पॉइंट। प्रोवाइडेड दैट वेयर द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज। अब सर ये राइट टू पैसेज क्या होता है? अरे बहुत बार है ना आपको पास दिए होते हैं, तो सिटी बस वाले बच्चे जो रहते हैं ना, उनके पास तो ये पासेस रहते हैं। अब ये जो राइट टू पैसेज है, ये एक ऐसा जादुई पास है जिसमें आप कहीं से भी चढ़ सकते हो। तो भैया अब हमको मालूम कैसे पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो लॉ मेकर बोलता है यार हमने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर जहां भी दिक्कत है प्लेस ऑफ सप्लाई में, तो आप जनरल सेक्शन लगा देना, स्पेसिफिक के पीछे मत भागना। ठीक है, तो इफ राइट टू पैसेज इज गिवन, पता ही नहीं है कि सामने वाला कहां से चढ़ेगा, पहला कदम कहां चढ़ेगा, तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से निकाल दोगे? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आप निकाल दोगे जनरल सेक्शन, दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। बोलो माता रानी की जय। उसके बाद ये हो गया हमारा रिटर्न जर्नी वाला पॉइंट। फिर सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल। सर ये क्या है? ये तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं। नहीं राजा, देख जो अपन ने 10(1) में पढ़ा था वो गुड्स के बारे में था, अभी 12 सर्विसेज के बारे में। तो ये ऐसा बोल रहा है कि यार बहुत सारी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल फ्लाइट में कितनी सारी सर्विसेज होती है, जैसे मूवी ऑन डिमांड की सर्विसेज है। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? हम ऐसे झुक के देखेंगे थोड़ी कि भैया कहाँ जा रही है फ्लाइट, और हम ऐसे भी नहीं करेंगे जो डियर पायलट रोको गाड़ी, हमको जानना है, हमें ये जानना है कि भाई हम कहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, जहां से आपकी फ्लाइट ने उड़ी मारी बस वही बन जाएगा आपका क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर सपोज करो फ्लाइट है आपकी मुंबई से लेकर मलेशिया की, अब आपने मूवी भले मलेशिया में देखी, भैया प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई बन जाएगा, बस खत्म बात। तो बस देखो ध्यान से, तो क्या बन जाएगा सर यहाँ पे? शैल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। उसके बाद 12-11 बहुत बच्चों जैसी बात करता है। 12-11 के लिए मैं आपके लिए चार्ट लेके आऊंगा हूँ। चार्ट 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा, ये देखो 12-11 बहुत सिंपल बात करता है टेलीकम्युनिकेशन के बारे में।
भाई अगर फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, वाईफाई है, लीज सर्किट है, इंटरनेट है, केबल है, तो जहां पे वो फिक्स डिवाइस इंस्टॉल्ड है बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सर पोस्टपेड है, तो भैया जब पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन होता है तो बिल आता है घर में, तो जो बिलिंग एड्रेस है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट एनी पर्सन भैया, ठीक है। उसके बाद सर एक बात बताओ, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन में समझ में आ गया क्या? लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। पर सर अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लेंगे, क्योंकि हमें कुछ तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। प्रीपेड कनेक्शन है, प्रीपेड के केस में सर दो बातें होती है प्रीपेड कनेक्शन के केस में। अब या तो आप ऑनलाइन रिचार्ज करा रहे हो या तो वहां जाके करा रहे हो। अब सर ऑनलाइन रिचार्ज करा रहे हो तो वहां पे तो राजा ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि एड्रेस अवेलेबल रहती है। जैसे ही अपन मोबाइल नंबर डालते हैं वो पकड़ लेता है कि एमपी की सिम है या महाराष्ट्र की सिम है। बट कभी आप वहां पर जब रिचार्ज कराने जा रहे हो तो वो आपसे कभी एड्रेस थोड़ी पूछता है। तो उस केस में वो जो सप्लायर है ना, उसी का एड्रेस क्या बना देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे राजा तेरी जॉब लग गई, अब तेरी सिम तो इंदौर की थी, अब जैसी तेरी जॉब लग गई तू मुंबई गया और तूने मुंबई में रिचार्ज कराया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर में मुंबई और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या, मुंबई, ठीक है। क्योंकि तूने ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कराया, तूने वहां जाके रिचार्ज कराया, तो बस CGST और SGST लग जाएगा। फिर सर सेलिंग एजेंट, रीसेलर, अरे जो सिम बेचता है ना, तो सिम बेचने के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या भैया, एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट, जो सप्लायर है उसका एड्रेस ही बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर देखो सर एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, ये मैं वही मुंबई वाली जो आपको बात बता रहा था, तो जहां पे वो पैसा मिला है, जहां पे वो वाउचर बेचे गए। आजकल तो ये चलता नहीं, पहले हमारे जमाने में वो 10 रुपए के वाउचर आते थे, उनको स्क्रैच करते थे और फिर कुछ बैलेंस आता था। ऐसा आजकल शायद नहीं होता है ना। तो फिर वो वाउचर का प्लेस ऑफ सप्लाई, भाई जहां पे आपने वो वाउचर का पेमेंट दिया, जिस भैया को पेमेंट दिया, वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर प्रीपेड सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रिचार्ज कराए, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अदर केसेस में सर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। बस हो गया, हमारी बात ही खत्म हो गई, इतना सा तो पॉइंट था। ये भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, होता है, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। चलो भाई, हो गया क्या हमारा 12 सबसेक्शन 11। हाँ, एक दो ये रूल याद रख लेना। अगर राजा लीज सर्किट एक से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है तो भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा। अच्छा, जब हम नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से बांटोगे तो एक स्टार्टिंग पॉइंट लोगे और एंड पॉइंट लोगे। अगर कोई मिडिल वाला पॉइंट है तो उसको भी एक वैलिड पॉइंट कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद 12 सबसेक्शन 12 बात करता है फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज की। सर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, जेरोधा, शेर खान, ये सारे लोग यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, बट इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो सर एक बात बताओ, ये तो एज इट इज सेम 12(2) की तरह लग रहा है। नहीं राजा, यही तो गलत फैमिली तेरी। 12(2) में रजिस्टर्ड की बात अलग है, अनरजिस्टर्ड की बात अलग है। यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज किसी को भी दी, रजिस्टर्ड को दी, अनरजिस्टर्ड को दी, किसी को भी दी,
तो आप क्या लगाओगे, 12 लगाओ। और 12 बोलता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर है और नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई। इसको तो याद करने का तरीका भी है, बैंक जाते तो 12 बज जाती, बैंक वाले कितनी फॉर्मेलिटी कराते, तो बस बैंक गए 12 बजे, उधर और 12 बज गई, तो बस उसके हिसाब से निकालना है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद 1230 इंश्योरेंस सर्विस। भाई इंश्योरेंस के केस में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपसे केवाईसी का मांगा जाता है, तो भैया वहां पे तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, चाहे रजिस्टर्ड को दी चाहे अनरजिस्टर्ड को दी, ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सेक्शन 12 सबसेक्शन 14। अब देखो यहाँ पे है ना, बहुत सही है, जब भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कराती है तो वो एक जगह की एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती। जैसे टीवी में ऐड आता है, फिर इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, तो यार वो तो पूरे इंडिया में आता है। अब जैसे भाजपा के इलेक्शंस रहते हैं, अब टीवी तो हर जगह चल रही है, तो इधर है ना बहुत सारी स्टेट्स बीच में आती, तो यहाँ पे ना बांटना पड़ता है, और बांटने में स्वाभाविक ही दिक्कत आएगी। एमपी वाले बोलेंगे हमको जीएसटी ज्यादा बांटो, महाराष्ट्र वाले बोलेंगे हमको जीएसटी बांटो, तो ये बात तो रहेगी। तो इन्होंने क्या बोला ना कि अगर आप गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पता है कैसा निकलेगा, each of the such state or union territory where the advertisement is broadcasted, run or disseminated। तो हर स्टेट बन जाएगी यहाँ पे क्या, हर स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। मतलब सर आपको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बांटना पड़ेगा। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और इन्होंने रूल्स में भैया बिल्कुल मैं आपको क्या बोलूं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूल नहीं याद रखने, क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि क्या करना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ के सीए फाइनल में दिमाग लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब फॉर सपोज करो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन, तो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन भैया जितने जितने न्यूज़पेपर पब्लिश हुए उसके हिसाब से बांट देना। फिर टी शर्ट मटेरियल लीफलेट, तो जितना जितना आपने बांटा है स्पेसिफिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का उसके हिसाब से बांट देना। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो चीजों में एक तो है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल। देखो टीवी चैनल में ये पता है क्या बोलते हैं, आप है ना बार्स के पास जाओ, सर मार्स सुना था, ये बार्स क्या होता है, बार्स बेटा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये जो बार्स है ना इसके पास सबका व्यूअरशिप फिगर होता है, तो आप बार्स से व्यूअरशिप फिगर मांगो। ठीक है, अब सर कौन सा व्यूअरशिप फिगर मांगी, तो ये बोलते हैं लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर। मतलब अगर आपको अप्रैल मई जून का एडवर्टाइजमेंट को बांटना है तो आप बार्स के पास जाओ और बार्स को बोलो कि भैया इसके पहले वाला क्वार्टर दैट इज जनवरी फरवरी मार्च, उसमें भी जो मार्च है उसका लास्ट वीक का डेटा हमको दे दो, व्यूअरशिप फिगर दे दो, हम उसके हिसाब से बांट देंगे। ठीक है सर। सर बार्स के पास एक स्टेट का डेटा नहीं, बार्स के पास मल्टीपल स्टेट्स का डाटा है, तो हम कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर 2-3 स्टेट्स का डाटा है बार्स के पास तो हम सेंसस के हिसाब से जो जनगणना होती है उसके हिसाब से हम बांट देंगे, बस हो गया। इतनी सी बात इन्होंने कही है। उसके बाद जो एक और चीजें आपको ध्यान रखनी है वो है कि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आपको चाहिए हो तो रीडिंग मान लेना। ठीक है, मैं तो बोलूंगा रीडिंग मानने की भी जरूरत नहीं है, पर ठीक है आपके मन की संतुष्टि रहेगी। हाँ ये रहा एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। तो भैया अब इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट है तो इसमें भी ऐसा मानेंगे कि पूरे इंडिया को ही आप सर्व कर रहे हो, पूरा इंडिया में ही प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सर प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा इंडिया थोड़ी बन सकता है, तो हमको तो स्टेट वाइज बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे, तो आपको बांटना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर, और ये सब्सक्राइबर आप लोगे ट्राई से। अब इन्होंने सिंपल बोला कि भैया देखो इंटरनेट सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते घटते रहते हैं, तो हम पता है क्या करेंगे, हम लास्ट क्वार्टर ले लेंगे ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो हम क्वार्टर वाइज चलेंगे नहीं, हम तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए हम पता है क्या ले लेंगे, लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। और भाई एक से ज्यादा स्टेट है तो फिर सेंसस के हिसाब से बांट देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये इसको एक बार पढ़ के छोड़ देना, बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का क्वेश्चन आया, आप खुद क्वेश्चन पढ़ के ही कर लेंगे। ठीक है, चलो सर सेक्शन नंबर 12 डन ननाडन क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, 12 में 12(2), 12(3), 12(7) और 12(14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल
के पर्सपेक्टिव से, तो इनको ध्यान रख के जाना, ठीक है। अब आ जाओ भैया सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। सर सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? ये भी सर्विसेज पे लगता है राजा, ये भी सर्विसेज पे लगता है। इसके बहुत सारे पॉइंट 12 से मैच करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, देखो सेम है सेम है। सेक्शन 13 कब लगता है पहले वो बताओ। सेक्शन 13 लगता है जब सप्लायर और रेसिपेंट दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तो लगता है आपका सेक्शन नंबर 13, ठीक है। तो देखो 13 सबसेक्शन 1 वही बोलता है, फिर 13 सबसेक्शन 2, सर 12 सबसेक्शन 2 जैसा बोलता था वैसे ही 13(2) बोलता है। तो 13(2) बोलता है कि अगर 13(3) से लेकर 13(13) तक हमने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा वो पता है क्या निकलेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऑफ सर्विस। और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अच्छा यहाँ पे कोई लोचा लफड़ा नहीं है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, क्योंकि भैया एक पार्टी तो इंडिया के बाहर है, ठीक है। अब आ जाओ भैया 13(3) के ऊपर। 13(3) बात करता है सर परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वरना इस समझ में आता नहीं है 13(3). देखो सबसे पहले 13(3) बोलता है सर्विस रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स ऑन विच सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म। आपको गुड्स को कहीं पे लेके जाना है और उस गुड्स पे सर्विसेज होने वाली। फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो हम रिपेयरिंग के लिए मोबाइल को लेके जाते हैं। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कार खराब हो जाती है तो हम उस कार को रिपेयरिंग के लिए हमारी कार को कहीं पे लेके जाते हैं, रिपेयरिंग भैया के पास लेके जाते हैं। तो सर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे सर्विस परफॉर्म हो रही है वो। सपोज करो मेरी एक कार है और मैंने अमेरिका से बाय करी, अब उसमें कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने बोला सर आपको एक कार वहां पे लानी पड़ेगी, हम सही कर देंगे। ठीक है भैया, तो मैं यहां से कार वहां पे लेके गया, अमेरिका में कार सही हो गई। सर कहां पे कार सही हुई? अमेरिका। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? अमेरिका। सिंपल। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स that are temporarily imported into India for repairs or any other treatment and are exported after such repairs। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, हमारी इंडिया में डायमंड पॉलिश का धंधा बहुत अच्छा है, मालूम ही होगा आपको। तो यहाँ पे एक यूएसए में कोई बंदा बैठा है मिस्टर जॉनी। तो मिस्टर जॉन डायमंड का बहुत बड़ा मर्चेंट है। इसने एमपी में डायमंड भेजे और पॉलिश करने के लिए, और एमपी में ये डायमंड को क्या हो गया? पॉलिश हो गया। अब समझना, ध्यान से समझना। पॉलिश होने के बाद डायमंड वापस से कहां चले गए? यूएसए चले गए। अब डाउट ये है कि भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? ठीक है, अब सर सेक्शन कौन सा लगेगा? तो भैया सेक्शन 13 लगेगा। एक पार्टी इंडिया के बाहर, एक इंडिया में। सेक्शन 13 बोलता है कि अगर गुड्स कहीं पे मंगवाए हैं तो जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है, बस परफॉर्मेंस एमपी में हो रहा है, बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी, लगाओ जीएसटी। तो यार लॉ मेकर ने बोला कि अगर गुड्स टेम्पररी इंडिया में आए हैं रिपेयर, ट्रीटमेंट, कोई प्रोसेस करने के लिए, और वापस से वो फॉरेन चले गए विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया, हमने डायमंड को इंडिया में कोई यूज नहीं करा है, तो जो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो फिर हम ऐसे नहीं निकालेंगे जो हमने बोला, फिर हम निकालेंगे हमारा जनरल 13(2) के हिसाब से, डेट इज लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ अवेलेबल, और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, और हमारे केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट डेट इज यूएसए। ठीक है, आया समझ में? तो बस इतनी सी बात ही आपको कह रहे हैं। फिर एक और चीज, सर बहुत बार रिमोट लोकेशन से सर्विसेज दी जाती है, होते ही। सपोज करो मेरा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे इंडिया में लोकेटेड है और जो मेरा सॉफ्टवेयर वाला है वो अमेरिका में लोकेटेड है। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसने बोला सर आप एक काम करो, आपकी एनी डेस्क की आईडी शेयर करो, मैं वहीं बैठे बैठे आपका सही कर दूंगा। मैंने ठीक है। अब भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या?
तो ये बोलते हैं कि सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जहां पे आपकी गुड्स सिचुएटेड है। तो मेरे गुड्स सिचुएटेड है कहाँ? इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा हमारा क्या? इंडिया। आई बात समझ में? फिर सर सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट, भैया जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्म करी गई। फॉर सपोज करो आपका नाक टेढ़ा हो गया और अब यूएसए के डॉक्टर को सही करना पड़ेगा, आप यूएसए गए तो यूएसए में परफॉर्मेंस हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए। ठीक है। फिर सर एक से ज्यादा लोकेशन में सर्विसेज दी और एक भी लोकेशन अगर इंडिया है, तो अगर एक से ज्यादा लोकेशन में सर्विसेज दी और एक भी लोकेशन इंडिया है, तो जो लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी डेट इज इंडिया, वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर अगर इंडिया में भी मल्टीपल स्टेट्स है तो फिर हम ईच ऑफ द स्टेट्स में प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। ठीक है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये पॉलिश डायमंड वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। फिर बहुत सारे इन्होंने क्या देके रखे हैं, एग्जाम्पल्स देके रखे हैं। ये देखो एक बार कि सर बहुत बार क्या होता है ना, गुड्स के ऊपर सर्विसेज हो रही है और एक से ज्यादा स्टेट है, तो कैसे बांटे? सर्विसेज सप्लाइड ऑन सेम गुड्स, अगर सेम गुड्स पे सर्विसेज सप्लाई हो रही है इक्वली बांट दो। सर्विसेज सप्लाई ऑन डिफरेंट गुड्स, कंसिडर द रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स। सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल, अप्लाई गैप। अब देखो ये एक एग्जांपल, अ कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन कलकत्ता is providing the services of testing of dredging machine and testing services on the machine is carried out in Odisha and Andhra Pradesh। गुड्स नहीं बदल रहा है, सर्विसेज दो जगह परफॉर्म हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और वैल्यू हो जाएगी इक्वली। ठीक है, कोई दिक्कत की। अब कैसे निकालें कि इधर इतना परसेंट सर्विस हुआ, इधर इतना परसेंट सर्विस हुआ? लो हमें दिमाग मत खाओ, इक्वली। फिर अ कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन दिल्ली इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ 2 cars, तो भैया अब 2 कार है बिलोंगिंग टू मिस्टर एक्स। 1 car is of manufacturer J and is located in Delhi and is serviced by its Delhi workshop. The other car is of manufacturer A and is located in Gurugram and is serviced by Gurugram workshop। तो भाई अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में बढ़ जाएगा, किसके हिसाब से बढ़ जाएगा? अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर सर्विस सप्लाई टू एन इंडिविजुअल। अब देखो सर्विस सप्लाई टू एन इंडिविजुअल क्या है? सपोज करो एक मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, और इस मेकअप आर्टिस्ट को एक एक्टर का मेकअप करना है, और ये जो एक्टर है इसके कुछ सीन्स मुंबई में हो रहे हैं और कुछ सीन्स गोवा में हो रहे हैं। तो ये मेकअप आर्टिस्ट एक तो ये मुंबई हो गया और एक गोवा आ गया, तो मुंबई और गोवा दोनों में परफॉर्मेंस हो रहा है, तो एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बांटा जाएगा। भाई आगे बढ़े। ठीक है, तो ये वाला इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक ICANS फाइनल में ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट भरोसा नहीं ICAI का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब 13.4 सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल भाई, अभी हम पढ़ के आए इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलता है? ऑलवेज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो 12 और 13 में एक ही चीज का फर्क है। 12 में भी आपने 12.3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा, 12 लगेगा कब, 13 कब लगेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अब सपोज करो सप्लायर रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर MP का है, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी MP में लोकेटेड। तो ये क्लियर कट सेक्शन नंबर 12 का केस है। अब क्लियर कट सेक्शन नंबर 12 का केस है वो तो समझ में आ रहा है, और यहां पे सर क्या लगेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, सप्लायर MP का है, रेसिपिएंट दुबई का है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में लोकेटेड। भाई सेक्शन नंबर 13 का केस है, क्योंकि एक पार्टी इंडिया के बाहर, और 13 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक और चीज, सपोज करो ये MP का है, ये दुबई का है, और प्रॉपर्टी इंडोनेशिया में लोकेटेड है, ये भी 13 का केस है, और 13 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई इंडोनेशिया। अब
सप्लायर एमपी का है, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है, प्रॉपर्टी दुबई में लोकेटेड है। अब ये सेक्शन नंबर 12 का केस है और सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 12 चीटिंग करता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो फिर उस केस में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो निकलेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज व्हाट, महाराष्ट्र। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, हो गया। फिर वही बांटना कैसे, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसा 12 में वैसा 13 में। फिर 13 सबसेक्शन 5 एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एज इट इज सेम, एज इट इज सेम मतलब एज इट इज सेम मतलब देखो ना, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। फिर सर अगर एक से ज्यादा कंट्रीज में इवेंट हो रहा है और एक कंट्री हमारी इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, डेट इज इंडिया। बट पूरे इंडिया में भी बहुत सारी मल्टीपल स्टेट्स है, तो मल्टीपल स्टेट्स को जीएसटी बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ठीक है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आपको वो गैप के हिसाब से बांटना पड़ेगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी सर्विसेज एंड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये ध्यान से समझना, सेक्शन 13(8) बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं अकाउंट होल्डर को, सर अगर नॉन अकाउंट होल्डर को दे रहे हैं तो भाई अकाउंट होल्डर में 13(8) लगेगा, नॉन अकाउंट होल्डर में फिर हम वापस से जनरल सेक्शन में चले जाएंगे, डेट इज 13 सबसेक्शन 2। तो अकाउंट होल्डर को सर्विसेज दी जा रही है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। फिर उसके बाद इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएरी क्या करवाता है सर, इंटरमीडिएरी दो लोगों को मिलाने का काम कराता है, एक होता है हमारा सप्लायर, एक होता है हमारा सप्लायर, एक होता है हमारा रेसिपिएंट, और बीच में जो इंटरमीडिएरी रहता है वो दो लोगों को मिलाने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएरी। फिर उसके बाद है हमारा हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल। अब ध्यान से समझना ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये बोल रहे हैं भाई याच को इंक्लूड करो, एयरक्राफ्ट और वेसल को हटा दो। एयरक्राफ्ट और वेसल को हटा दो, इसका मतलब है सर अगर हमने एयरक्राफ्ट और वेसल को हायर पे लिया है तो फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, जनरल सेक्शन, दैट इज 13 सबसेक्शन 2। सर ये भी समझ में आया। अब हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यार्ड बट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, इसका मतलब है अगर आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यार्ड 1 महीने से कम के हायर पे लिया हुआ है तो फिर उस पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 13(2) लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया, समझ में आया ना आपको, बहुत सिंपल है। फिर भी दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक बार वापस से उधर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, इन तीनों केसेस में सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, बस। फिर सर 13, 10 एंड 11 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सर एक बात बताओ, 13(9) कहाँ गया, तो 13(9) डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो 13(9) ना तो कोर्स में है और ना ही वो सेक्शन हम एग्जिस्ट करता है, वो अब डिलीट हो चुका है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जहां से पैसेंजर चढ़ा जैसा 12 में पढ़ा था। फिर सर्विस ऑन बोर्ड, तो भैया फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से हमारी फ्लाइट उड़ी, हो गया सर सेक्शन 13। और ये लास्ट है हमारा ओइडार। अब सबसे पहले ये ओइडार क्या होता है वो समझो। ओइडार मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। अरे ये आपके अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जहां पे ऑटोमेशन मोड पे सारी की सारी चीजें चल रही है, उसको बोला जाता है क्या, ओइडार। और अगर आप ओइडार की डेफिनेशन देखोगे ना तो ये हमारी ओइडार 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 कहाँ गया रे ओइडार, ये देखो ओइडार का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज दी जा रही है ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और भैया ऑटोमेटेड मोड पे सर्विसेज दी जा रही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, ई बुक्स, किंडल हो गया हमारा, डाटा इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डाउनलोडेबल फॉर्म, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया,
फिर डिजिटल कंटेंट, मूवीज, डेटा स्टोरेज, आई क्लाउड हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, ये सारी चीजें कहाँ आ जाती है, हमारा ओएडार के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब सुनो ना आप ध्यान से कि सर ओएडार के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा। तो ओएडार के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही सिंपल। अब आप मुझे बताओ ओएडार के केस में क्या निकलना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं बैठा हूं इंदौर में, मैं अमेजॉन प्राइम पे मेरा अकाउंट है, अमेजॉन प्राइम को मैं पैसे देता हूं। सर ओएडार के केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बस लॉ मेकर भी यही बोलता है कि ओएडार के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट सर एक बात बताओ, पता कैसे चलेगा कि रेसिपिएंट इंडिया का है। ये तो ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज इंडिया लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, पर पता कैसे चलेगा। तो इन्होंने 7 कंडीशन देके रखी। इन 7 में से अगर आपने कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल कर दी तो हम तो यही मान लेंगे कि आप इंडिया के रहवासी हो और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका निकल जाएगा इंडिया। सर कौन सी 7 कंडीशन? भाई रेसिपिएंट ने इंडियन एड्रेस दिया हुआ है, पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हो रहा है, रेसिपिएंट के पास इंडियन बिलिंग एड्रेस है, जो कंप्यूटर रेसिपिएंट यूज कर रहा है उसमें इंडियन आईपी एड्रेस है, रेसिपिएंट अपना इंडियन बैंक अकाउंट यूज कर रहा है, सिम कार्ड इंडिया का है और इंडिया का फिक्स लैंडलाइन है। इन 7 में से कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब हो जाएगा, बताओ क्या, इसका मतलब हो जाएगा कि इंडिया हो गई हमारी क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल। ठीक है, फिर आ जाओ भैया सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है और गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए इस पावर को एक्सरसाइज करेगी और गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएगी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज। और फिर सेक्शन 13 का कोई भी प्रोविजन नहीं लगेगा। ये सेक्शन 13 क्या गवर्नमेंट ने सर कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करा है? तो हाँ जी, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है। पहली सर्विस गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब आपको तो मालूम है अपने इंडिया में R&D सेक्टर स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल वाला बहुत आगे है, तो हमारी इंडिया वालों को बहुत काम मिलता है फॉरेन वालों से। अब देखो फॉरेन की कोई दवाई इंडिया में रिसर्च करनी, तो सर अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? ये बोलते हैं कि भैया अगर फॉरेन की दवाई इंडिया में रिसर्च हो रही है या कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो जो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज, भैया दवाई की रिसर्च यहाँ पे हो रही है पर दवाई यूज तो फॉरेन में करी जाएगी, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो पता है क्या निकलेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब वो फॉरेनर यूएसए, बट कंडीशन है 2 कंडीशन। पहला कि आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंडिया और फॉरेन के बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और दूसरा ऑल अदर कंडीशन इन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में बहुत सारी कंडीशन दी हुई है कि सप्लायर इंडिया का हो, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो, तो और पैसा फॉरेन एक्सचेंज या कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सारी कंडीशन दी हुई है वो फुलफिल होनी चाहिए एक्सेप्ट द कंडीशन दैट प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो ये वाली कंडीशन नहीं भी फुलफिल हुई क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में आ रहा है, तो अगर ये वाली सब कंडीशन नहीं भी फुलफिल हुई तो भी चलेगा। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो R&D रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो निकलेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब इन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी करी है, ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये क्या होता है? भाई अभी बायोलॉजी पढ़ रहे क्या? चैप्टर नंबर 8, एक ही तो चैप्टर याद है आपको, 9th क्लास 8 9 पता नहीं कौन सा चैप्टर था वो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो बस वही तो आपको याद है, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, हो गया। आगे B2B MRO सर्विसेज, एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट पार्ट्स। तो MRO सर्विसेज मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, भाई इसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सिंपल। फिर सर सेम गोस विद द शिप, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। सर
अब कुछ कुछ हमको क्लैरिफिकेशंस पढ़ने और फिर हमारा चैप्टर डन डनाडन खत्म हो जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लैरिफिकेशन, सर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट। तो बहुत बार क्या होता है ना, पोर्ट पे गाड़ी रहती है और कार्गो हैंडलिंग की सर्विसेज दी जाती है, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, वैगन्स आ रहे हैं, इनको कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज बोलते हैं। भाई अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी निकालें या 13(2) निकालें? तो भाई यहाँ पे आप लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं निकालोगे, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, क्योंकि ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब देखो ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। एक इंडस्ट्री है ESDM इंडिया में, इनका काम क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर्स और डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इधर फॉरेन के USA के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जो अपनी चिप इनको भेजते हैं, हार्डवेयर भी कभी कभार भेजते हैं, और ये एक सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं। अब डाउट ये आया कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा। क्या हम परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि गुड्स आए इंडिया में परफॉर्मेंस हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाले? तो यार इन्होंने बोला कि जो हार्डवेयर है वो इंडिया में आया और फिर चला गया, तो ये परमानेंटली इंडिया में थोड़ी आया, ये तो टेम्पररी इंडिया में आया है। तो आप ही ने एक्सेप्शन में बताया था कि कोई भी चीज अगर इंडिया में टेम्पररी आ रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिर ऐसे नहीं निकालेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनेगा। तो बस यही कहा है इन्होंने। तो बस आप ये देखो आखिरी में क्या बोला इन्होंने, अ नंबर ऑफ कंपनीज ESDM इंडस्ट्रीज क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कस्टमर प्रोवाइड इंडियन डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंपनीज विद द डिजाइन रिक्वायरमेंट एंड IP ब्लॉक्स। तो कस्टमर डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, IP ब्लॉक्स देता है, इंडियन कंपनी पूरा का पूरा काम खत्म करके चिप पे बना देती है। फिर सॉफ्टवेयर को ट्राई करने के लिए हार्डवेयर तो चाहिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर सर्कुलर आया कि भैया हार्डवेयर इंडियन कंपनी को भेजा जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पस, इंडियन कंपनी चेक करती है और फिर वापस से हार्डवेयर को फॉरेन में भेज देती है। तो क्वेश्चन क्या आया, क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है? फिर इन्होंने बोला कि भाई सर्विस प्रोवाइडर इज इन्वॉल्व इन कंपोजिट सप्लाई, मतलब जो इंडिया वाले हैं वो कंपोजिट सप्लाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी है, डेवलपमेंट भी है और भी बहुत सारी चीजें। और जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज चिप डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एंसिलरी है। तो इन्होंने सिंपल सा ये बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन to service located by using sample prototype where such testing is the location of recipient, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, कोई स्पेसिफिक था ही नहीं। तो भैया सेक्शन 13(2) लगेगा और 13(3)(a) वाला प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात। ठीक है, और सर वो हार्डवेयर है, अरे भाई वो भी तो हमारा कंपोजिट सप्लाई में आ गया। कंपोजिट सप्लाई में आ गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा एज पर सेक्शन 13(2) दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो इसके ऊपर GST की भी बात नहीं होगी। फिर स्कोप ऑफ इंटरमीडियरी, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडियरी में मिनिमम 3 पार्टी होनी चाहिए, ये तो पता ही है आपको। 2 सप्लाई होनी चाहिए, एक तो मेन सप्लाई और एक एंसिलरी सप्लाई। क्योंकि एक तो मेन सप्लाई, जैसे सपोज करो मैं इंटरमीडिएट हूं और मैं इधर सप्लायर रेसिपिएंट को मिला रहा हूं, तो ये हो गई मेन सप्लाई। अब मेरी एंसिलरी सप्लाई जो मेरे को कमीशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक तो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन मैच करा रहा हूं और ये जो मैं इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन मैच कर रहा हूं, इसका जो मेरे को कमीशन मिलेगा उसको बोल दिया हमने एंसिलरी सप्लाई। ठीक है, इंटरमीडिएरी टू हैव द कैरेक्टर ऑफ एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर सिमिलर पर्सन। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट, मेरा कोई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट अ इंटरमीडिएरी सर्विसेज। भाई अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, मुझे कुछ काम आया, मैंने किसी और से करवाया, दिस इज नॉट इंटरमीडिएरी, दिस इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सुनो ध्यान से, A and B have entered into contract as per which A needs to provide annual maintenance of tools and machinery to B। तो A और B कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और A को टूल्स की एनुअल मशीन मेंटेनेंस देना है। ठीक है, A सब कॉन्ट्रैक्ट्स टू C। A ने बोला मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आधा काम मैं दे देता हूं किसको, C को। तो A ने आधा काम किसको दे दिया भैया, C को।
अब सी प्रोवाइड कर रहा है एनुअल मेंटेनेंस टू ए एज अ पार्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये इंटरमीडियरी है? क्या हम ऐसा बोले कि सी इज इंटरमीडियरी? हमने बोला नहीं भाई, सी भाई कोई इंटरमीडियरी नहीं है। यहाँ पे ए इज प्रोवाइडिंग एनुअल मेंटेनेंस टू बी वेयर एज सी इज सप्लाइंग द सेम सर्विसेज टू ए। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इंटरमीडियरी नहीं है तो फिर वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 नहीं लगेगा। उसके बाद ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप एक बार रीड मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अगर इंटरमीडियरी नहीं है तो भैया जनरल सेक्शन लगाओ, इंटरमीडियरी है तो फिर वो 13(8) लगाओ। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल कुरियर वेयर सप्लायर रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। अब भैया 13(9) डिलीट हो चुका है तो अब क्या लगाएं? तो इस केस में 13(2) लगाओ। और 13(2) क्या बोलता है? 13(2) बोलता है सिंपल सा, एड्रेस है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। अब देखो ये बहुत सिंपल सा केस है। बहुत बार क्या होता है ना, हम जब एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो वहां पे दो बातें होती हैं, देखो ध्यान से समझना। एक तो सिंपल, सपोज करो यहां पे है साहिल सर और यहां पे है एक एडवर्टाइजमेंट हाउस। ठीक है, और हमने बोला इस एडवर्टाइजमेंट हाउस को कि हमको एडवर्टाइजमेंट करानी है। तो इस एडवर्टाइजमेंट हाउस ने पूछा कहाँ करानी है, तो मैंने बोला ना मुझे ये एडवर्टाइजमेंट इधर एक मॉल में करानी है। तो बोला ठीक है मॉल में करवा देंगे, और ये मॉल हमारा सिचुएटेड है इंदौर में। अब सुनना, ध्यान से सुनना। अब एडवर्टाइजमेंट हाउस वाला इससे बात करेगा कि भैया हमको ये एडवर्टाइजमेंट करानी। अब ये बोलेगा कि यार साहब आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट करानी है इसमें आपको क्या जगह चाहिए कि सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट कर दें? तो भैया दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो हमने बोला यार हमको पूरी जगह ही दे दो, फिर हम डिसाइड करेंगे हमको कौन से दिन पे क्या लगाना है। तो जब आपने पूरी जगह ही रेंट पे ले ली तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर अगर आपने जगह रेंट पे नहीं ली, आपने बोला नहीं मुझे तो एडवर्टाइजमेंट ही कराना है, तो भैया फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से निकलेगा। अगर दोनों इंडिया में है और इंडिया में नहीं है तो फिर 13(2) के हिसाब से निकलेगा। सर एक बात बताओ, इन दोनों का, भाई इन दोनों का तो ऑलवेज 12(2) लगेगा। मैं इन दोनों के ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किन दोनों के ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों के ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या इशू क्या आया। देयर इज अ सप्लाई ऑफ सेल और सप्लाई ऑफ सेल ऑफ राइट। तो अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है तो उस केस में क्लैरिफिकेशन, सर ये देखो ये क्या डायग्राम है, द होर्डिंग इरेक्टेड ऑन लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। बट सर दूसरा केस, एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट तो लगाना है बट यहाँ पे हमको कोई जगह नहीं चाहिए, हमको कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एडवर्टाइजमेंट कराना है, हम वेंडर की सिंपली सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया कि इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं निकलेगा, और यहाँ पे आपको फिर जनरल सेक्शन लगाना पड़ेगा। फिर ये एक और सिंपल देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बैंक्स कस्टोडियल एग्रीमेंट्स करती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के साथ। अब सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बहुत सारी सर्विसेज चाहिए रहती है, अकाउंट मेंटेन करो, डिविडेंड कलेक्ट करो, शेयर्स खरीदो, शेयर्स बेचो। अब डाउट ये है कि भैया क्या बैंकिंग कंपनी अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रही है? तो राजा ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अकाउंट नहीं होता, दे आर जस्ट अवेलिंग द सर्विसेज एंड पेइंग सम सर्विस फीस टू द बैंक। तो क्योंकि इनका अकाउंट नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे 13(8) नहीं लगेगा, जनरल सेक्शन लगेगा, डेट इज 13 सबसेक्शन 2। ठीक है, अगला फिर वापस से सर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट्स। अब देखो भैया ध्यान से, ये एग्जाम्पल बहुत शानदार। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इस फॉरेन क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। उसके लिए इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने इस मीडिया ओनर को कांटेक्ट करा, बोले यार हमको थोड़ा सा आपका स्पेस चाहिए रहेगा,
तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक तो मीडिया ओनर और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बीच और एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और फॉरेन क्लाइंट के बीच। सबसे पहला इशू, वेदर द एडवर्टाइजमेंट कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द फॉरेन क्लाइंट एंड मीडिया ओनर। भाई ऑल्दो एडवर्टाइजमेंट तो सब मीडिया ओनर ही करेगा, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये इंटरमीडियरी है? सर ये कोई इंटरमीडियरी नहीं है, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट अलग हुआ है और ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अलग हुआ है। यहाँ पे दो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देयर आर टू प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाईज, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। ठीक है। दूसरा, सर वो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स इन इंडिया टू गेट द टारगेट ऑडियंस, मतलब रेसिपेंट किसको माने? जो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है कि सर जो फॉरेन क्लाइंट पैसे दे रहा है, भाई रेसिपेंट जो पैसे देगा वही होगा ना यार, जो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है उसको थोड़ी रेसिपेंट बोलेंगे। तो इन्होंने बहुत सही बोला क्लैरिफिकेशन में कि सर फॉरेन क्लाइंट इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन, और जो कंसिडरेशन पे करता है बस वही रेसिपेंट होता है, तो यहाँ पे वो रेसिपेंट हो गया। इशू नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजमेंट कंपनी टू फॉरेन क्लाइंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। तो भाई यहाँ पे काय का परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज? कोई गुड्स कोई फिजिकली थोड़ी आए हैं, तो जब यहाँ पे कोई फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो ये कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं है, और परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं है तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लगेगा, और अगर आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट कंपनी इज मेयरली एक्टिंग एज एन एजेंट। अब इन्होंने साफ बोल दिया कि भैया अगर आप एज अ एजेंट एक्ट कर रहे हो तो भाई आप इंटरमीडियरी कहलाओगे, इंटरमीडियरी कहलाओगे तो उसमें सेक्शन 13(8) भी लगेगा, सिंपल। उसके बाद डाटा होस्टिंग सर्विसेज, हाँ अब ये देखो, ये भी बहुत सिंपल है, ये देखो यहीं पे आ जाओ, इतना सारा इन्होंने ज्ञान देके रखा है, बच्चे को बिल्कुल डरा के रखेंगे। एक है डाटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, एक है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा सप्लायर, ये है हमारा रेसिपेंट। हम इनको सर्विसेज दे रहे हैं, काय की सर्विसेज? भैया सर्विसेज दी जा रही है डाटा को रखने की, ठीक है, तो डाटा होस्टिंग सर्विसेज दी जा रही है। अब सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकले? भाई ऐसा कुछ पढ़ा आपने नहीं, तो नॉर्मली क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया, और इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी बोल देंगे अगर पेमेंट किस में आया, फॉरेन एक्सचेंज में आया, तो दिस विल बी क्वालिफाइड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सिंपल। अपना इंडिया बहुत बड़ा हब है, मालूम है ना आपको, ये सिक्योरिटी और इन सब के लिए, तो सिक्योरिटी और इन सब के लिए इंडिया को लोग अप्रोच करते हैं फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तो इन्होंने इतनी सारी बातें बताई है आईटी रिलेटेड, डाटा होस्टिंग क्या होता है, DHCP क्या होता है, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। भाई आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 13(2) के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। आया समझ में? सर थोड़ा सा चैप्टर बाकी, इंटरस्टेट सप्लाई, उम्र किस पड़ाव में, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय टर्म इंटरस्टेट सप्लाई, ये आपको पहले से ही बता दिया कि व्हाट डू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई। 2 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी, 1 स्टेट और यूटी, उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। सर जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं तो भी उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही बोला जाएगा। सर एक और चीज, अगर आप SEZ में गुड्स दे रहे हैं तो भी उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही बोला जाएगा। अब इसमें एक चीज याद रखना, मेरा SEZ है MP में और मेरा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी है MP में, मैं MP टू MP गुड्स दे रहा हूं, इसको भी क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। SEZ को कुछ भी गुड्स दिया जाता है ना तो उसको एक्सपोर्ट ही माना जाता है राजा, ठीक है। उसके बाद यही सिंपल सी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। SEZ वाली बातें हो गई, कुछ भी नहीं, इसको आप पढ़े नहीं पढ़े एक ही बात है। एक और चीज सुन लो, एक टूरिस्ट वाला पॉइंट है। देखो टूरिस्ट वाले केस में क्या होता है ना राजा, सपोज करो कोई USA का टूरिस्ट आया, दिल्ली में उसने कुछ खरीदा, अब सप्लायर भी दिल्ली का है, रेसिपेंट सप्लायर भी दिल्ली का है, खरीद भी वो दिल्ली में रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली बननी चाहिए। पर लॉ मेकर बोलता है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली नहीं बनेगा, क्योंकि टूरिस्ट फॉरेन का है, तो इधर भी हम इंटरस्टेट मानेंगे और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? IGST लगाएंगे, क्योंकि इनको आगे जाके रिफंड मिलता है, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। देखो ये इंडिया
और इंडिया के बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं हमारा TWI। सर कोई यहाँ से सप्लाई कर रहा है, सप्लायर यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे, तो ये बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा करीब है उसी को मान लेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर और उसी को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ये TWI के 10 किलोमीटर दूर कांडला पड़ता है और 8 किलोमीटर दूर पुडुचेरी का पोर्ट पड़ता है, तो जो सबसे करीब है पुडुचेरी का पोर्ट, तो बस उसी को मान लेंगे हम क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वेयर द लॉस टेरिटोरियल वाटर में या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में, तो इसको मान लेंगे जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, बस उसी को मान लेंगे हम क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन डन डनाडन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।